वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस स्विट्जरलैंड से हमारे साथ बात करने के लिए हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन अरविंद साहनी सर। सर वेलकम ऑन जी बिजनेस सर। थैंक यू। काफ़ी डिफिकल्ट टाइम में हमारी आपसे बात हो रही है। एक तरफ आपके रिजल्ट्स हैं, दूसरी तरफ यूएस के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है। तो क्या इम्पैक्ट आपको ऑयल एंड गैस सेक्टर में देखने को मिलेगा आफ्टर यूएस ट्रांजिशन, जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऑयल एंड गैस को हम या एनर्जी सेक्टर को मिशन मोड पे लेकर आएंगे? नहीं, हमारे लिए तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर यूएस ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छी खबर है। अगर बाकी चीज़ें जो जियोपॉलिटिक्स में हो रही हैं, उसके बावजूद अगर मेरे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन खुल जाता है, इन एडिशन टू व्हाटएवर मेरे पास ऑलरेडी है। मेरे पास गल्फ़ के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मेरे पास ओपेक है, ओपेक प्लस है, और अदर देन ओपेक भी है। उसके बाद अगर यूएस भी उसमें ऐड हो जाता है, जो उसकी कैपेसिटीज़ अगर ऐड होती हैं, तो हमारे लिए ये अच्छी खबर है। हमारे लिए ये बेटर पोजीशन होगी गोइंग फॉरवर्ड। सर ये सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी अच्छी खबर होगी क्योंकि सस्ते पेट्रोल डीजल हमें मिल पाएंगे। सर इसके साथ साथ यदि हम बात करें एलपीजी, जो कितनी सर अंडर रिकवरी है, कितना आप डिमांड कर रहे हैं कि आपको सरकार से कि इतना आपको मिलना चाहिए? एग्जैक्ट फिगर्स तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा आपको। जैसा कि आपने बोला क्रिटिकल टाइम है, तो हम लोग अभी आपको एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता पाएंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि देश में लोगों के पास में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और सरकार के इनिशिएटिव की वजह से जिस तरह से घर घर में अब एलपीजी पहुंच चुकी है, 32 करोड़ घरों में एलपीजी पहुंच चुकी है। और 32 करोड़ का मतलब है कि ऑलमोस्ट 98-99% आप बोल सकते हैं कि घरों में लोगों के पास एलपीजी पहुंच चुकी है। तो वो जो इनिशिएटिव दिया गया है, उसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो हम कर रहे हैं। हमने जो इनिशिएटिव लेने थे वो हम कर रहे हैं। हम अपनी कॉस्ट को कम कर रहे हैं, लागत को कम कर रहे हैं, और एफिशिएंसी ला रहे हैं पूरे सिस्टम में, पूरे सप्लाई चेन में, सो दैट कि हम अच्छी तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। जहाँ तक आपका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के लिए हम सरकार के साथ में बहुत ही अच्छे सपोर्ट के साथ में और बहुत अच्छे समझदारी के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारा काम जो एलपीजी का है वो भी चलता रहे, और साथ में हमारी बैलेंस शीट भी हेल्दी रहे, जिससे कि मेरे को फ्यूचर में अगर प्रोजेक्ट्स करने हैं तो वो प्रोजेक्ट्स भी मैं आसानी से कर पाऊंगा इन्वेस्ट। सर रशिया से जो ऑयल आ रहा है सर, उस पे सैंक्शन एक तरीके से 48 डेज थोड़े दिन पहले बोले थे, जो जल्दी खत्म हो रहे हैं। कितना इम्पैक्ट आपको ऑयल इंपोर्ट्स पे दिखेगा या मार्जिन्स पे दिखेगा? मैं पर्टिकुलर आपकी मार्जिन्स पे बात नहीं करना चाहूँगा, रिजल्ट्स अराउंड द कॉर्नर है। लेकिन फिर भी सर, क्योंकि रशिया से आपको काफ़ी सस्ता तेल मिल रहा था, तो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा? नहीं, ये थोड़ा सा मिथ है कि रशिया से हमको बहुत सस्ता मिल रहा था। ऐसा नहीं है, जो कि ये बहुत ही बड़ा मिथ है, जो आपके जरिए मैं ठीक करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। बट सैंक्शंस हैं, सैंक्शंस हैव टू बी अबाइड बाई। उसके साथ में हम लोग सहयोग करके रह रहे हैं, और साथ साथ हम ऑल्टरनेट सोर्सेज ढूंढ रहे हैं। और प्राइस की जहाँ तक बात है, प्राइस इज सप्लाई डिमांड की बात है। अगर सप्लाई डिमांड में सप्लाई ज़्यादा है तो हमको प्राइस अपने आप ठीक मिल जाएगा। और हम सारे ऑप्शंस चेक कर रहे हैं, जहाँ पर कि क्वांटिटी अच्छी मिले, जहाँ पे प्राइस अच्छा मिले। हम लोग को किसी से कोई सरोकार नहीं है कि वो इधर है या उधर है, या किसी एक जगह से जोग्राफी को बिलोंग करता है। हम सब जगह से एक्सप्लोर कर रहे हैं, एज इंडिया और एज इंडियन ऑयल दोनों ही। हम इस सब तरफ एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अगर मेरे को जहाँ भी अच्छी डील मिलेगी, हम लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन सैंक्शंस के साथ में हम अवॉइड कर रहे हैं। सर आईओसीएल का एक्सपेंशन प्लान क्या है, डोमेस्टिकली भी और ओवरसीज? आप कैसे अपने आप को एक्सपेंड करने का प्लान कर रहे हैं? सबसे पहली बात है कि हम सबसे बड़ा काम कर रहे हैं कि हम अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटीज़ को 20 से 25% जो है, अगले 2 साल 2.5 साल के अंदर हम एक्सटेंड कर लेंगे। उसके लिए करीब 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हमारे चल रहे हैं, जो कि फील्ड के ऊपर चल रहे हैं। उससे हम होगा क्या कि उससे 2030 के आसपास और उसके आगे जाते हुए जितनी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होगी, उसको हमने ध्यान में रखते हुए, डिमांड ग्रोथ को देखते हुए हमने ये फैसले किए हैं, और उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो वी आर टेकिंग केयर ऑफ जो भी एडिशनल ग्रोथ होने वाली है इंडिया में पेट्रोल और डीजल की, और साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट्स की भी, तो वो हम कर लेंगे। इसके साथ साथ हम लोग जो दूसरा काम कर रहे हैं, वो पेट्रोकेमिकल्स में हम एक बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। वो भी करीब करीब 80 से 90 हज़ार करोड़ के आसपास के जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे, वो हमारे प्लान में हैं। वो अभी आज नहीं हो रहे हैं, वो शायद 2 साल बाद से शुरू होंगे होने। तो उसके बाद से 2 साल बाद के बाद शुरू होंगे, तो अगले 5 साल तक वो चलेंगे। तो ये 2030-32 तक का प्लान है मेरा कि जब तक ये रिफाइनरी के प्रोजेक्ट्स खत्म होंगे, तो फिर हमारे पेट्रोकेमिकल के साथ साथ शुरू होंगे, और तब जाके हमारे पास पेट्रोकेमिकल की कैपेसिटी जो है, वो आज जो हम करीब 3-4 मिलियन के ऊपर हैं, वो हम करीब 14 से 15 मिलियन हो जाएंगे।
सर आपने ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का क्या स्टेटस है? कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि उस पे काम स्टार्ट हो जाएगा और रोल आउट का क्या डेडलाइन हम देख सकते हैं? हमारे पास अच्छे बिड्स आए हुए हैं और उन बिड्स को अंडर इवैल्यूएशन है अभी वो लोग, और हम आशा करते हैं कि अगले 1 से डेढ़ महीने के अंदर, 40 दिन के अंदर हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किसको अवार्ड करना है जॉब को, और उसके बाद से 2 से सवा 2 साल के बीच में हम लोग प्लांट को कमीशन कर लेंगे। ये अभी प्लान है। ये 10,000 टन पर एनम का प्लांट होगा, जो कि पानीपत में प्लान होगा, और ये अभी तक का शायद मेरे जहाँ तक नॉलेज है इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट अभी होने जा रहा है। तो इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत सारे टेक्नोलॉजी प्रूव होगी, बहुत सारे प्राइसेस डिटरमिन होंगे कि कैसे आगे चल के ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी डेवलप होगी इंडिया में और कैसे ग्रोथ होगी। तो ये बड़ा स्टेप है जो कि हम लोग इसको लेने जा रहे हैं। सर आपको पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस या कहें कि ऑयल प्राइजेस का क्या आउटलुक लग रहा है? क्योंकि कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि 90 और 100 तक टच कर सकता है। तो आपका क्या आउटलुक है पेट्रोल और डीजल पे? मेरा असेसमेंट बहुत क्लियर है कि जो एक रेंज में रहेगा, खासकर अगर हम 1 साल की अगर बात करें, 6 महीने से 1 साल की बात करें, उससे ज़्यादा तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट 6 महीने से 1 साल का जो बात पीरियड लेते हैं, उसमें हमारा अपना कंसीडर्ड व्यू है कि वो $75 से $80 के बीच में रहेगा, और ज़्यादा 75 के साइड में ही रहेगा, 75 के साइड में रहेगा। उसके हिसाब से वी आर प्लानिंग आवर थिंग्स, और हमें उम्मीद है, क्योंकि क्रूड अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम आज नहीं है, और इसलिए हमें लगता है कि ये एक सेंसिबल रेंज है जिस पे काफ़ी दिनों से हम स्टेबिलिटी आई हुई थी इंडस्ट्री के अंदर, और मेरे को लगता है कि ये जो स्पाइक आया था अभी पिछले 10-15 दिन पहले स्पाइक आया था, उसके बाद से वो सबसाइड हो जाएगा और इट विल कम टू अराउंड दिस रेंज ऑफ 75 टू 80। सर लास्ट 2 क्वेश्चन। पहला कि आपकी अंडर रिकवरी पूरी हो गई या प्रॉफिट है पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को देखते हुए? और इसी के साथ मैं दूसरा पूछ लेता हूँ सर, आप इसको अवॉइड ना करें, कि कस्टमर को सर कोई राहत जल्दी मिल सकती है सर पेट्रोल और डीजल प्राइसेस पे? ये दोनों क्वेश्चंस मैं आंसर अभी नहीं देना चाहता हूँ, आप जानते हैं कि मैं ये नहीं देना चाहता हूँ। जहाँ तक मैंने बताया ना कि कस्टमर्स के जो पंप के प्राइसेस जो होते हैं, वो अब मैं पहले भी बताया आपको कि ये बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर किया गया है, और जो वैगरीज हुई हैं अभी, जैसे कभी अब कल 85 हो गया, 83 हो गया था, उसके पहले 110 भी गया था क्रूड का प्राइस, उसके पहले 70 भी गया, 80 भी गया। लेकिन हमारी एक इंडस्ट्री थी और हमारी एक क्या कहते हैं, इंडियन ओएमसीज थी, जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम कस्टमर को एक्सपोज नहीं करेंगे इन वेगरीज के साथ में। हम ऐसा नहीं है कि आज हमने 90 रुपए का दिया तो कल हम 140 का दे देंगे, और अगर डाउन हो गया तो हम 60 रुपए का दे देंगे। वो हम नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो डीजल के प्राइस के साथ में लिंक्ड होती हैं, पेट्रोल के प्राइस के साथ लिंक्ड होती हैं। तो वो अनस्टेबिलिटी को अवॉइड करने के लिए, और हम अपनी बैलेंस शीट को भी साथ साथ में ध्यान में रखते हुए, तो हम इस तरह से फैसले ले रहे हैं जिससे कि कोई डिस्टरबेंस ना आए, और एक स्टडी ग्रोथ और एक स्टडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश का चलता रहे, और हम साथ साथ हम भी प्रॉस्पर करें, और हमारे अंदर भी इतनी बैलेंस शीट में इतने पैसे हों कि हम कल को प्रोग्रेस करने के लिए इन्वेस्ट कर सकें, अपने नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकें।